गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 86 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। इसमें कम से कम 16 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं और 4 प्रश्न जो है वो जीएस के हैं, स्टैटिक जीके के। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 86 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और साथ में यूपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। पहला प्रश्न है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 कॉमन है, लेकिन अक्टूबर है, नवंबर है, सितंबर है, अगस्त है। देखिए, हर साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो दिवस है ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता के प्रसार के प्रति समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के संदर्भ में हाईवी हो और कोई शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? वाद्य यंत्र है ये, जनजातीय भाषाएं हैं, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र हैं, या फिर उत्तर पश्चिम भारत के नृत्य रूप हैं? हो, हाईवी, कुई। यूपीएससी सिविल सेवा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये डी है इसका आंसर, ये जनजातीय भाषाएं हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य में रहने वाले आदिवासियों की विशाल आबादी के कारण भारत में आदिवासियों का अद्वितीय स्थान है। उड़ीसा में 62 आदिवासी समूह रहते हैं, जो उड़ीसा की कुल आबादी का 22.8% है। हो, हाईबी, हो और कुई उड़ीसा की जनजातीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बताना है कि किससे संबंधित थे वो। क्या वीणा बजाते थे, बांसुरी वादन, संतूर वादन या कथक नृत्य? संतूर वादन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं फुल टेस्ट के लिए। तो देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को अभी हाल ही में निधन हो गया। 84 वर्ष के थे वो। और भारत की महान शास्त्रीय संगीत परंपरा में संतूर जो है एक अभिन्न अंग है, लेकिन इस लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय परंपरा के एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय दिया था वो पंडित शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक पुस्तक है ये और इसका नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। किसने लिखी है? पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल द्रविड़, विनोद राय, सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री। एक आधा बुक पूछ ली जाती है कभी कभार, आरओ में भी और यूपीपीसीएस में भी। विनोद राय की पुस्तक है ये, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई के लेखक कौन है? लेखक, राइटर विनोद राय। 5वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली कहाँ अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली, ये सऊदी अरब में है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, संसार का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल जो है रब अल खाली, सऊदी अरब में। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश का है और उसका कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, तो फुगाकू है। और किसका है ये? इसके नाम से इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है ये, लेकिन जापान का है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? फुगाकू, और ये जापान का है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत पूछते हैं प्रश्न को। और एक पूछते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? CR दास, यानी चितरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे, जबकि स्वामी विवेकानंद इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की बात करें तो
उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हिस्ट्री का सवाल है ये, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ये कालानुक्रम इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में कालानुक्रम पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, अधिकतर हिस्ट्री में ही पूछते हैं। तो सबसे पहले तुगलक, खिलजी, गुलाम कौन सा वंश आएगा? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला इसमें से आ जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालानुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजे गए प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बताना कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। देखिए, कलचुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर या अवशेष खोजे गए हैं। 26 गुफाएं खोजी गई हैं, जिनमें से अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। खोज में 24 ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं और 2 मठ मिले हैं, 2 स्तूप मिले हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजे गए हाल ही में प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों से, तो विकल्प डी ही है इसका आंसर होगा, या फिर जहां 1 2 3 या उपरोक्त सभी लिखा होगा वो, क्योंकि आजकल घुमाने लगे हैं, कभी कभी उपरोक्त सभी सी में, बी में, ए में भी डाल देता, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अभी नामीबिया से कूनो में जो है चीते लाए गए हैं, वो भी मध्य प्रदेश का है, उसको भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है अद्भुत पुरातात्विक अवशेषों की खोज की गई है, और इन अवशेषों में कलचुरी काल के 26 प्राचीन मंदिर अवशेष मिले हैं, 26 गुफाएं मिली हैं, जिनमें ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 मठ मिले, 2 स्तूप मिले, 24 ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं, 46 मूर्तियाँ, जिनमें बराह मूर्ति सबसे बड़ी है, 20 बिखरे हुए अवशेष मिले हैं और 19 जल संरचनाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को स्वीकृति प्रदान की। किस नीति को? उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। इस नीति से प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा, और इस नीति के तहत 5 वर्ष में स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाओं को भारत सरकार की नीति या योजना के अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और अंतिम जो विकल्प है वो है, इस नीति के अंतर्गत अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक बायो प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक तहसील में। देखिए, पहला वाला इसमें करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है, ये चौथा वाला गलत है। प्रत्येक ब्लॉक नहीं बल्कि प्रत्येक तहसील होगा यहाँ पर, तो एक छोटे से शब्द की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट एलिमिनेट होगा और यही अपना आंसर होगा। तो उपरोक्त में से डी सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास करते हुए प्रत्येक तहसील में, न कि ब्लॉक में, एक बायो प्लांट की स्थापना की जाएगी। बायो प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ब्लैक होल के विषय में हमारी समझ को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया था? हर्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूटन, रेनहार्ड गेंजल। देखिए, वर्तमान करंट अफेयर्स को ना पूछते हुए, यानी वर्तमान में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है, उसको ना पूछते हुए एक तरीका ये भी है प्रश्न को पूछने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लैक होल के विषय में हमारी समझ को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 का फिजिक्स का नोबेल किसको प्रदान किया गया था? ये 2021 वाले हैं, ये 2020 वाले हैं। रेनहार्ड गेंजल, ठीक है, 2 और थे इनके साथ। 2020 का पूछा है, तो डी है इसका आंसर। देखिए, ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, आपको याद हो, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया अमगेज। इन तीनों का नाम याद रखिएगा।
जर्मन वैज्ञानिक रेनहार्ड गेंजल, अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए, जो कि ब्लैक होल है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज ये अमेरिकी हैं और रेनहार्ड गेंजल जर्मन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण श्रेणी क्रम में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है इंदौर। ठीक है, प्रथम स्थान पर, दूसरा सूरत और तीसरा है नवी मुंबई। और हरिद्वार का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। देखिए, इंदौर जो है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लगातार 6 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बना हुआ है। ठीक है, लगातार 6 बार प्रथम स्थान पर है, जबकि सूरत को इस श्रेणी में लगातार दूसरी बार दूसरा सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है और नवी मुंबई को तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है रचनाकार, सूची 2 में है उनकी रचनाएं। तो ये है टोकरी में दिग्दंत थेरी गाथा 2014 की, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, पिक्चर ही बनी है इसके ऊपर, और छिलते हुए अपने को सम्राट अशोक। इसका तो आपने बॉलीवुड में ही बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, चित्रा मुदगल का है ये। तो क्या डी से 2 एलिमिनेट हो रहा है? डी का 2 एक में ही है। देखिए, और को अगर हवा भी नहीं लग रही है तो 1 से एलिमिनेट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी दया प्रकाश सिन्हा का अगर इसमें देखा जाए तो सम्राट अशोक है, और अनामिका की रचना है टोकरी में दिग्दंत। दिंगत, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 की, और नंद किशोर आचार्य का हो गया छिलते हुए अपने को, और चित्रा मुदगल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। तो दया प्रकाश सिन्हा का सम्राट अशोक, जो कि एक नाटक है, अनामिका की टोकरी में दिमगत थेरी गाथा 2014 की, जो एक कविता संग्रह है, नंद किशोर आचार्य का छिलते हुए अपने को, जो भी एक कविता संग्रह है, और चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, जो कि है उपन्यास यानी नोबेल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। करंट अफेयर्स का सवाल है, भारतीय विदेश सेवा यानी IFS दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अक्टूबर में, 9 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2019 में, 20 में, 21 में, 18 में? 18 के तो बाद का है ये, 19 के भी बाद का है, 20 या 21? वर्ष 2021। तो वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया, और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष सुधार के 4 स्तंभों में निम्न घटक शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो है निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना, सरकार की भूमिका प्रवर्तक के रूप में, और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, और अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना का आरंभ भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय संचार मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यह है केंद्रीय संचार मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना का जो आरंभ है वो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत किया गया है। तो बी है इसका आंसर। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का विषय या थीम क्या था? अभी अक्टूबर की बात है, हाल ही की। प्रकाश प्रदूषण,
यानी लाइट पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, आसमान प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का विषय यह है लाइट पॉल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। तो देखिए, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का विषय थीम है प्रकाश प्रदूषण, और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मई में दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर में मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियों के अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो? जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, और है अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट एवं लाभकारी गैर लाभकारी संगठन एनवायरमेंटल फॉर द अमेरिकाज के अंतर्गत। ठीक है, ये 2 हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हो गई और ये पूरा एक है। देखिए, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का विषय थीम है प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत इस आयोजन में प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण की बढ़ती समस्या को संबोधित किया गया है, और इन पक्षियों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यवाही को कार्यान्वित करने की योजना जो है की जा रही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, करंट अफेयर्स का सवाल है स्टेटमेंट वाला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1975 में की गई थी, और यह जो पुरस्कार है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में प्रदान किया जाता है। इस तरह के प्रश्न में इस तरह का स्टेटमेंट अगर एग्जाम में है तो अधिकतर गलत होने की संभावना पहले स्टेटमेंट की होती है। थोड़ा और टफ बना देगा तो मिनिस्ट्री भी गलत कर देगा, लेकिन मिनिस्ट्री यहाँ सही है और पहला वाला जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए 1969 ना कि 1975, और गलत अपने को पूछना है तो गलत ही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो इस पुरस्कार की स्थापना, किस पुरस्कार की स्थापना? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, और यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में प्रदान किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट और तथ्य याद करो, तो इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर, सेकंड लास्ट प्रश्न है, एक प्रश्न और बचता है इसके बाद। मोहिनीअट्टम लोक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है और यह मूल रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा सही है इस बार बताना है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम होता तो तमिलनाडु का, दूसरा वाला सही है। सही पूछना तो बी है आंसर। तो मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, दूसरा वाला सही है, क्योंकि यह मूल रूप से नृत्यांगनाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, करंट अफेयर्स का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में है नौसैनिक अभ्यास और सूची 2 में है देश। कौन किसका है? ये सारे नौसैनिक अभ्यास हैं चारों के चारों। बोंगो सागर अभ्यास, पैसेज अभ्यास, मालाबार अभ्यास, काकाडू अभ्यास। यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा गया है मालाबार अभ्यास। देखिए, यहाँ बोंगो सागर जो अभ्यास है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच, बोंगो बांग्ला, इस तरह से याद रखिए। पैसेज जो अभ्यास है वो है भारत और वियतनाम के बीच। ये सब नेवल एक्सरसाइज हैं, यानी नौसैनिक अभ्यास हैं। और जो मालाबार अभ्यास है वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और काकाडू है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2, ए का 2, बी का 1, जहाँ जहाँ नहीं है एलिमिनेट करते चलो। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, एक से एलिमिनेट हो गया है। तो बोंगो सागर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। जो पैसेज अभ्यास है वो है भारत और वियतनाम के बीच। और जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और जो काकाडू नौसैनिक अभ्यास है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे के सारे नौसैनिक अभ्यास हैं। बोंगो सागर, पैसेज, मालाबार, काकाडू, और सभी में भारत है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के अधिकतर, और जीएस के कुछ प्रश्न थे।
जो कि बहुत पूछे जाते हैं, उनकी पुनरावृत्ति हर साल होती है। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। इन सभी टेस्ट का आप PDF प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। बाकी जो नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहें, वो भी एक तरीका है, बढ़िया तरीका है लंबे समय तक याद रखने का चीज़ों को। धन्यवाद।